डियर स्टूडेंट्स, मैं LR बर्चिया आप सबका अपने चैनल फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज हम नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेसन लेके आ रहे हैं। ऐसे इसको लिखा हुआ है लेसन 2C, थर्ड लेसन। इसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी ये दो बातें समझेंगे और इस लेसन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ फॉर नीट एंड जेईई। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, यदि कोई पार्टिकल, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा हो, मोशन कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस तैयार किए हैं, बनाए हैं। उसी को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और सब आप इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा, क्लास 11th में पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर हैं। फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, सारे सिंबल्स आप बहुत अच्छे जानते हैं। u द इनिशियल वेलोसिटी, a द एक्सेलरेशन एंड v इज द velocity of the particle after a time t. Second, s is equal to ut plus half at square. Here s is the displacement of the particle in a given time t. Third, v square equal to u square plus 2s, सिंबल सब वही हैं। और फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड। जैसे कि 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एक पर्टिकुलर सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से। एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। एक पर्टिकुलर सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बतलाता है। अब इसमें कुछ हिडन डेटा होते हैं क्वेश्चन में, वो दिया नहीं रहता, लेकिन क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझ में आ जाता है कि ये डेटा इतना होना चाहिए। क्या? A particle या if motion starts from a rest, कि मोशन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब हुआ कि u इज इक्वल टू 0 रखना है आपको। फिर क्वेश्चन में u की वैल्यू नहीं दिया है, आपको बोल दिया है कि मोशन तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो u की वैल्यू आपको 0 रखना है। Second, if a particle comes into rest at the end of the motion, कि पार्टिकल जो है वो मोशन के एंड में रेस्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो v की वैल्यू आपको 0 रखना है। ठीक, इफ इट इज a retarded motion
मोशन में रिटार्डेशन लगा हुआ है, लगातार वेलोसिटी कम होती जा रही है रिटार्डेशन के कारण। तो ऐसे केस में आपको एक्सेलरेशन ए को नेगेटिव रखना है, तो ए विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है। इन इक्वेशंस में केवल टी को छोड़ दें तो बाकी सबके सब वेक्टर हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि यू और वी दोनों वेलोसिटी हैं। वेलोसिटी मतलब वेक्टर। एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। और इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इनको आपको वेक्टर कंसीडर करके सॉल्व करना है। वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई करने हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स में क्या यहाँ आपको अप्लाई करना है कि एक डायरेक्शन के वेक्टर को यदि आपने पॉजिटिव लिया तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर सब आपको नेगेटिव रखने पड़ेंगे। बस इतना सा काम करोगे, आपका प्रॉब्लम एकदम बढ़िया और जल्दी से सॉल्व होगा। ठीक है ना। तो फोर्थ, U, V, S and A are vectors, and therefore if vectors along one direction are positive, then the vectors along opposite direction are नेगेटिव। तो उनके सामने आपको नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इसके पहले भी जो बातें मैंने आपको बताया वो भी ध्यान में रखोगे। फिफ्थ, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ग्रेविटी, कि पार्टिकल जो है वो ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा हो रहा है। तो उस समय देन ए इक्वल टू जी, ए की जगह आपको जी रखना है। अभी हम जहाँ पर जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें जी की वैल्यू जनरली हम 10 लेकर के चलेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर चलेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो सके। वैसे जी की वैल्यू तो आपको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, वेल नोन कांस्टेंट है। और इसलिए हो सकता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू ना दिया हो, आपको खुद ही रखना है। कितना रखेंगे आप? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यदि जी की वैल्यू उसने कहता है कि टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको 10 लेके चलना है। फिर 9.8 मत रखिएगा, 10 लेकर के चलिएगा और उस वैल्यू के साथ में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाट आर द गिवन वेल डेटा इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या क्या हमको दिए रखा है। इसके आप एक लिस्ट बना लीजिए। यू दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है माने यू दिया है, एक्सेलरेशन दिया है माने ये दिया है, टाइम दिया है माने टी दिया है, क्या क्या दिया हुआ है उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। और क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन मार्क के साथ लिख लीजिए, है ना। जैसे अपने को गिवन यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, ये सब दिए हुए हैं और वी पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वो भी साथ में लिखिए।
वो भी लिखिए, बट विथ क्वेश्चन मार्क। ये सब दिए हुए डेटा है, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है मानिए ये हमको कैलकुलेट करना है। तो जब इस तरह की आप लिस्ट बनाएंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड अवेलेबल डेटा का, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन यूज करना है, इसमें से कौन सा इक्वेशन हमको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देख रहे हो यू, वी, ए और टी, तो यू, वी और ए और टी में रिलेशन हमको फर्स्ट इक्वेशन दे रहा है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख करके ये सारे वैल्यू रख करके आप v के लिए उसको कैलकुलेट करेंगे। तो केवल यही नहीं और भी जो तमाम जो न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे कि व्हाट आर द गिवन डेटा इन द क्वेश्चन, जो एक्सप्लिसिटली जो दिए हुए हैं वो और हिडन डेटा जो दिए हुए हैं वो सब आपको रखना है। ठीक है ना, एक लिस्ट बना लेना है और लिस्ट बना करके क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है वो भी सामने रखना है। तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन मुझको यूज करना है और फिर उस इक्वेशन के हेल्प से अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हुआ इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसको यूज करने के लिए ये कुछ मेन पॉइंट्स। अब आता है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं, आपके बगल में कोई दूसरा ट्रेन मोशन में आ गया, या तो आप उसको क्रॉस कर रहे हैं या वो आपके ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो आप विंडो से, खिड़की से उस ट्रेन के किसी पैसेंजर को देख रहे हैं। तो उस पैसेंजर की जो वेलोसिटी आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, वो आपके रिस्पेक्ट में होगा। आप कितना देख रहे हैं वो होगा। आप भी एक मूविंग बॉडी हैं, वो भी एक मूविंग बॉडी हैं, तो दो मूविंग बॉडी का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी मिलता है दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम दो मूविंग बॉडी के बीच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो लेट वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वी एंड वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉडी बी इज इक्वल टू वी बी। और अब इसको आप पूरे वेक्टर के साथ ले लीजिए, मीन्स डायरेक्शन के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए जो है वो बी को कितनी वेलोसिटी के साथ चलता हुआ देखेगा और किस डायरेक्शन में देखेगा। तो हम कहते हैं कि वी ए, इसको हम लिखते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अरे उल्टा हो गया, चलो ठीक है इधर कर देता हूँ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम कैसे लिखेंगे वी बी ए। ठीक है, यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी जो है वो ए को कितनी वेलोसिटी के साथ चलता हुआ देख रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। बी को ए किस वेलोसिटी के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम लिखते हैं इसको वी ए बी वेक्टर बराबर होता है वी ए माइनस वी बी, यानी जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पर हमको ए की वेलोसिटी निकालनी है, उसको हम पहले लेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम घटा देंगे, उसकी वेलोसिटी को हम घटा देंगे। ठीक है ना, वी ए माइनस वी बी, या इसको हम कैसे लिखते हैं वी ए प्लस माइनस वी बी,
यानी ए की वेलोसिटी में बी की वेलोसिटी के अपोजिट को जोड़ना है। वेलोसिटी ऑफ ए प्लस अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए प्लस अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड फार्मूला मेथड। ग्राफिकल और फार्मूला, मान लीजिए कि ए की वेलोसिटी को ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की वेलोसिटी के बराबर एक वेक्टर आपने बनाया और यहीं से, जहाँ से आपने ए के लिए बनाया वहीं से आप बी के लिए वेक्टर बनाओगे। तो मान लीजिए कि ये बी के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है। दोनों के बीच के एंगल मान लीजिए थीटा है, कि दोनों जो है वो थीटा एंगल पे जा रहे हैं। तो हमें वी ए बी निकालना है, माने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हमको बी का अपोजिट वेलोसिटी भी बनाना होगा। तो जो बी का वेलोसिटी है उसके ठीक अपोजिट वेलोसिटी बना लीजिए। तो ये हो गया माइनस वी बी, दिस इज माइनस वी बी, बी का अपोजिट वेलोसिटी। और फिर इसके साथ में ए की वेलोसिटी का रिजल्टेंट मालूम कीजिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये डायगोनल आपको बताएगा वी ए बी, ये डायगोनल आपको बताएगा वी ए बी, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन आल्सो, कि बी जो है ए को इतनी वेलोसिटी के साथ और इस डायरेक्शन में जाता हुआ देखेगा। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। ये आपको कहाँ पर यूजफुल होगा? जहाँ पर आपको डायरेक्शन भी बतलाना है, डायरेक्शन भी बतलाना है। तो हम डायरेक्शन यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन हमको इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का जो ग्राफिकल मेथड है, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका वी ए, आपका वी बी एकदम करेक्टली बनना चाहिए, न केवल मैग्नीट्यूड में यानी लेंथ में, बल्कि डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन थोड़ा ऊपर इधर उधर हुआ, आगे पीछे हुआ, मैग्नीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ थोड़ी कम ज़्यादा हुई, तो आपका सारा का सारा रिजल्ट ही गड़बड़ होगा, गलत हो जाएगा। और इसलिए हम ग्राफिकल मेथड को उतना अच्छा नहीं मानते। है तो एक मेथड है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक्यूरेसी में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो हमने वी ए बी की वैल्यू एक के लिए एक फार्मूला भी डिराइव किया हुआ है। वो फार्मूले में सीधा सीधा ए वी बी और उनके बीच का एंगल थीटा, ये सब रख करके आप निकाल सकते हो। तो क्या है फार्मूला मेथड? कि वी ए बी बराबर मिलेगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना कि ये एंगल नहीं रखना है आपको, ये एंगल रखना है इसमें। तो वी ए हमको दिया हुआ है भाई, वैल्यू रख सकते हैं। वी बी हमको दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। थीटा उनके बीच के एंगल भी हमको दिया होगा, वो भी हम रख लेंगे। और इस फॉर्मूले से हम वी ए बी की वैल्यू करेक्टली कैलकुलेट कर सकेंगे, करेक्टली हमको मिल सकेगा। ठीक, अब यदि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, सेम लाइन में चल रहे हों, तो थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है। या तो थीटा 0 होगा यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, या फिर थीटा 180 होगा यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हों। तो हम जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू होगा, या तो वो 0 होगा
या फिर वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो केस 1, ए पार्टिकल्स आर मूविंग in the same direction. कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय थीटा की वैल्यू हो गई 0, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई +1, तो वी ए बी कितना मिलेगा? तो वी ए बी विल बी इक्वल टू, अब कॉस थीटा मैंने 1 रख दिया तो क्या बचेगा? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए बी, और ये तो हो गया भाई वी ए माइनस वी बी का स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वी ए माइनस वी बी, यानी दोनों की वेलोसिटी को आपको घटा देना है। तो ये होगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दिस टू मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है ना। और हो सकता है कि दोनों सेम लाइन में तो चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हों। तो ये पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कि पार्टिकल जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक लेफ्ट में जा रहा है दूसरा राइट में जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट चल रहे हैं। तो इस केस में थीटा बराबर होगा 180 डिग्री, ये तो आपको समझ में ही रहा होगा, दो अपोजिट डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री। और कॉस 180 की वैल्यू होता है -1, कॉस 180 की वैल्यू होता है -1। आपने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चार्ट अपने कॉपी में बना रखा है, मैंने पहले दिन कहा था बनाना है। अब ये -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला आ गया, जो कि a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। रूट निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी, तो इस समय आ जाएगा वी ए बी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। दोनों को जोड़ लेना है, दोनों की वेलोसिटी का सम विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक। यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हों, हालांकि ये वाला केस अभी हमको नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन की बात हम कर रहे हैं तो दो ही मिलेंगे, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हों, एक नॉर्थ में जा रहा है एक ईस्ट में जा रहा है, तो उस समय थीटा की वैल्यू हो जाएगा 90 और कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगा? वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, इतना मिलेगा। तो मैं इसको केस 3 ले लेता हूं। ए पार्टिकल्स आर मूविंग along perpendicular to each other कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो थीटा हो गया 90 डिग्री, कॉस थीटा हो गया 0, तो वी ए भी आपको मिलेगा रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में मिलेगा? तो डायरेक्शन आपको इसी तरह से निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ ए फिगर। आप इस मोशन के लिए एक फिगर बनाएंगे कि भाई ये मेरा ए की वेलोसिटी, ये बी की वेलोसिटी, तो ये अपोजिट वेलोसिटी, और इन दोनों का ये रिजल्टेंट, दिस इज वी ए बी। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि इतनी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में बी जो है वो ए को चलता हुआ देखेगा, बी जो है वो ए को इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ चलता हुआ देखेगा, ठीक है।
कभी कभी ये एंगल किस डायरेक्शन, जैसे कि डायरेक्शन इतना आ गया अल्फ़ा, आपको यहाँ से मिल जाएगा फिगर से, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो लिखने का तरीका देखो भाई, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। अभी हमको ये भी इधर मिल रहा है, ऐसा मिला। मान लीजिए कि यहाँ से ये 30 डिग्री पर आया, तो हम इस डायरेक्शन को किस तरह से लिखते हैं ये भी समझ लो। ईस्ट से 30 डिग्री किस तरफ, साउथ की तरफ। ईस्ट से 30 डिग्री इधर भी हो सकता है, ईस्ट से 30 डिग्री उधर भी हो सकता है। तो इधर वाला साउथ की तरफ है, उधर वाला नॉर्थ की तरफ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। तो हर कोई समझ जाएगा कि किस तरफ एंगल लेना है। तो दो डायरेक्शन आएंगे, एक डायरेक्शन जहाँ से आपने एंगल निकाला और दूसरा जिस तरफ निकाला। इन दो डायरेक्शन के हेल्प से आप करेक्ट डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ये है 60 डिग्री, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम लिखेंगे 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। इसी को कैसे लिखा जा सकता है, 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। यानी हम वेस्ट से 30 डिग्री किधर जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं, या नॉर्थ से 60 डिग्री किधर आए, वेस्ट की तरफ आए। तो ये आपका डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो सही डायरेक्शन बताने के लिए आपको दो डायरेक्शंस की यूज करना पड़ता है। एक जहाँ से तुमने एंगल निकाला और दूसरा जिस तरफ तुमने निकाला, वो एंगल जिस तरफ निकाला है वो भी बताएंगे कि ईस्ट से 30 डिग्री इधर कि ईस्ट से 30 डिग्री इधर, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर दूसरा जो डायरेक्शन है वो केवल किस और इस एंगल को लिया गया है उस डायरेक्शन को बतलाता है, और इसके बिना ये अधूरा है कि 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट कह दोगे तो फिर अधूरा है। हर कोई कंफ्यूज होगा कि इधर कि उधर, आप भी कंफ्यूज होंगे कि इधर कि उधर। तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर करके बतलाना है कि नहीं भाई इधर, ठीक है ना। और इसलिए हम इसको ये लिखते हैं। तो 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू साउथ, 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, दो डायरेक्शन आपको बतलाने पड़ेंगे। तो यह है रिलेटिव वेलोसिटी, बहुत आसान है। आपको एक फार्मूला याद रखना है बस, ये फार्मूला। और यदि डायरेक्शन की बात होती है तो इस तरह से आपको एक ग्राफ बनाना है। दोनों वेलोसिटी का एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है, और जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसका अपोजिट वेक्टर बनाना है, उसकी वेलोसिटी का अपोजिट वेक्टर बनाना है। तो आपको सही डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली है, जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली है, आप उस पार्टिकल को रेस्ट में मान के चलते हैं। जैसे हमने अभी बी के रिस्पेक्ट में निकाला था, तो मेरे लिए बी रेस्ट में है, ठीक है, और केवल ए चल रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी, वी ए बी, उस वेलोसिटी के साथ में ए चल रहा है, और उसको देख कौन रहा है, बी देख रहा है। कैसे देख रहा है, रेस्ट में रहते हुए देख रहा है, यानी बी को आप रेस्ट में ले आते हैं, ये मतलब है इसका, और केवल ए चल रहा होता है। बात समझ में आई। तो जिस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है, हम उस पार्टिकल को रेस्ट में मान के चलते हैं, वो पार्टिकल हमारा रेस्ट में आ गया है, ओके। तो बच्चों चलो आज इस टॉपिक से हम कुछ प्रॉब्लम भी लेते हैं। जिस तरह के प्रॉब्लम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
जो कि मैंने 2 लिखा हुआ है, नीट और जेईई में पूछा जाता है, ठीक है ना। उस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं जो इन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, है ना, इस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ऐसे कुछ 1-2 प्रॉब्लम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. It covers a distance of, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये बतलाना है। आंसर दे रखा है 20 मीटर, 400 मीटर, 1440 मीटर एंड लास्ट इज 2980 मीटर। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है ये हमको बतलाना है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम में कौन कौन से डेटा अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और क्या पूछ रहा है वो भी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ में रखेंगे। तब हमको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन लेना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कौन सा लेना है, तब हमको समझ में आएगा। तो गिवन u इक्वल टू 0, मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से हो रहा है। तो जब भी मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो u की वैल्यू 0, u की वैल्यू 0। कितने समय तक चला, 20 सेकेंड, तो t की वैल्यू दे दिया 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कहाँ तक पहुँच गई, 144 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गया ये। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। हमको इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। इसको याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 144 इंटू 5/18। अब किस में आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। सारे आंसर हमको मीटर में दिए हैं तो हमको इसको मीटर में रखना ही पड़ेगा। टाइम भी हमको सेकंड में दिया है तो हमको आवर में नहीं, हमको टाइम सेकंड में रखना पड़ेगा। तो हमने इसको चेंज कर लिया। तो ये कन्वर्सन फैक्टर याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। कई जगह आपको इसको यूज़ करना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये शॉर्टकट है। वैसे तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो 1000 से मल्टीप्लाई करके, आवर को सेकंड में बदलो, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, तो वहाँ से भी निकलेगा, ठीक है ना। कि 144 जो है ये किलोमीटर में, इसको मीटर बना लें, ये लो, पर आवर यानी कि नीचे आवर आएगा, उसको सेकंड बनाए तो 1 आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड। तो हमने इसी को सॉल्व कर रखा है। ये लो देखो, ये सॉल्व हो गया। 2 से कैंसिल हुआ तो 5, 2 से कैंसिल हुआ तो 18। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 18 से डिवाइड किया तो 8 बार, ठीक है ना। और 8 × 5 हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर दिस टाइम। और हमको क्या पूछ रहा है कि इसी टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, मीन्स एस पूछ रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस।
तो देखो ये हमारे प्रॉब्लम के दिए हुए डेटा हुए, u है, t है, v है और हमको s मालूम करना है, s मालूम हमको करना है। ठीक है, जितने इक्वेशंस ऑफ मोशन है 1 2 3 4 मैंने आपको नोट कराए हैं, आप पलट के देख लो, सारे इक्वेशन में एक्सेलरेशन a इन्वॉल्व है, a ज़रूरी है और a हमको यहाँ पर दिया नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा a कितना है मालूम करना होगा, और जब a मालूम हो जाए तो फिर s निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर हमको a भी नहीं मालूम कि कितना है, वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो u दिया, v दिया, t दिया, a मालूम करना है तो क्या कौन से इक्वेशन लगाओगे, u, v, a और t, ये किस इक्वेशन में आते हैं, बिल्कुल राइट, फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके पहले तो a निकाल लो और उसके बाद फिर s के लिए सेकेंड इक्वेशन, यानी यहाँ पर दो इक्वेशन हमको एक साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह हो गया 40 मीटर वाला वैल्यू लेंगे, u की जगह हो गया 0 प्लस a और t की जगह हो गया 20, तो a निकल आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब a मालूम हो गया तो फिर तो आगे फिर एकदम आसान है, कौन सा लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया। ठीक है, सॉरी, तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज करना है। अब u तो 0 है भाई, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, हाफ a की जगह 2 और t की जगह 20 का स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कर देते हैं, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, 20 के स्क्वायर हो गया 400 मीटर। तो उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इस पूरी जर्नी में, 400 मीटर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है, और इस तरह सॉल्व करोगे तो देखना कोई भी क्वेश्चन आपके लिए पहाड़ नहीं होगा, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो डेटा दिए हुए हैं उनका लिस्ट बना लो, जो ज़रूरी कन्वर्सन है उस कन्वर्सन को कर लो, किलोमीटर में दिया है मीटर बनाना है, मिनट में दिया है सेकंड बनाना है, टाइम को जो भी कन्वर्सन करना है उसको कन्वर्सन भी कर लो वहीं पर, और फिर क्या पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिखो, और फिर 10 सेकंड रुक करके सोचो कि मुझको कौन सा इक्वेशन लगाना है। अब उस इक्वेशन को ठीक है समझ में आ गया, सेकंड लगाना है, तो सेकंड इक्वेशन भाई तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ए तो दिया नहीं है, ए नहीं दिया तो फिर ए कहाँ से निकलेगा, ए कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये डेटा दिए हुए हैं, ए मुझको चाहिए तो कौन सा लगाना है। इस तरह से प्लान्ड वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है ना, लेकिन प्लान्ड वे में चलना है, कौन सा डेटा दिए हैं, कौन सा पूछा जा रहा है, इसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला अवेलेबल है, उस फार्मूले में यदि कोई कमी है क्वेश्चन में, कहीं वो डेटा हमको नहीं दिया हुआ है तो वो डेटा हम कहाँ से निकालेंगे, वो डेटा निकाल करके फिर अपने फार्मूले को यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, the position x of a particle varies with time t as x equal to at square minus bt cube. The acceleration at time t
of the particle will be equal to 0. Where t is equal to, यानी कितने टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा ये पूछ रहा है और आंसर दे रहा है 2a/3b a/b a/3b और 0। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है वो दिया है पोजीशन कि पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा, कब, तो किसी टाइम t पर। तो हमको यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर हमको एक ही बात दिया हुआ है पोजीशन, और किस फॉर्म में दिया है, फंक्शन फॉर्म में दिया है कि x इज गिवन बाई at² - bt³। अब यहाँ से मुझको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो पोजीशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पर मिलता है। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया dx/dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन के मैंने बताया था पावर सामने लाना है, पावर में कम कर देना है। तो पावर सामने आया तो आ गया 2a, और एक कम किया तो t का पावर 1 हो गया, 1 को हम जनरली नहीं लिखते, माइनस पावर फिर सामने आ गया तो आ गया 3b, और फिर एक पावर कम किया तो हो गया 2। ये dx/dt क्या हो गया, दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है पार्टिकल का किसी टाइम t पर। अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो, d²x/dt², तो ये हो गया एक्सेलरेशन, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, तो t का पावर 1 है, 1 सामने आएगा तो 2 ही रह जाएगा a, और t का पावर 1 में 1 कम करेंगे तो t का पावर 0, और t का पावर 0 माने 1 हो गया, ठीक है ना। तो 2a माइनस फिर यहाँ पर पावर सामने आ गया तो आ गया 6bt, 2 सामने आया, फिर यहाँ पर 1 कम कर दिया, ठीक है। इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे नीट के स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं, उनके लिए। जेई वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो विदिन ए सेकेंड इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। नीट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहता है एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन को 0 रखिए, इज इक्वल टू 2a माइनस 6bt, तो 6bt इक्वल टू 2a, तो t इज इक्वल टू 2a/6b मीन्स a/3b। तो a/3b ये c है। इतने टाइम के बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन वो 0 होगा, ठीक है, वो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आसान था। ये क्वेश्चन आसान था। और चलिए इस लेसन के लिए मैं आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके, लेकिन आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है और इधर एक्सेलरेशन रखा है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है और टाइम सेकेंड में है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिल रहा है, ये 11 और ये 10। कहता क्या है, ए पार्टिकल starts from rest, it accelerates, its acceleration a versus t
इज एज सोन इन फिगर, ये हमने फिगर में दिखाया हुआ है। द मैक्सिमम स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, आंसर दे रखे हैं 110 मीटर पर सेकेंड, 55 मीटर पर सेकेंड, 550 मीटर पर सेकेंड एंड लास्ट 660 मीटर पर सेकेंड। इसमें से कौन सी स्पीड जो है उसकी मैक्सिमम स्पीड है? अब एक ग्राफ वाला प्रॉब्लम आ गया, और वो भी कौन सा ग्राफ? एटी ग्राफ। तो जब मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बतलाया था, लेसन 2A वाला वीडियो निकाल के देखना, वहाँ पर मैंने सब के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और सबकी मैंने प्रॉपर्टी भी, सबके से रिलेटेड ग्राफ वगैरह भी मैंने आपको बतलाए हुए हैं। तो आप उस लेसन को ज़रा देखिए, निकाल के सुनिए, तो वहाँ से आपको मिलेगा कि एटी ग्राफ जो एरिया बनाता है, जो एरिया कवर करता है, वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं इस पूरे ग्राफ को यदि पर लूँ, एरिया निकालूँ, तो ये एरिया क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का चेंज आएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो कितना एरिया आ गया? 1/2 इंटू बेस 11 इंटू हाइट 10 इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होगा। इधर सॉल्व किया तो आ गया 55, इधर हो गया वी फाइनल नहीं मालूम, लेकिन इनिशियल हमको मालूम है कितना। ये दिया है ना, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी कितना मिला? 55 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड। तो यही, अब इसके बाद तो एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया, यानी अब उसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं होगा। तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी और ये उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अब आगे की पूरी जर्नी वो इसी वेलोसिटी के साथ में कवर करेगा। तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 55 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो गया? सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन था। अभी हमारा ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये कंटिन्यू चलेगा। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा ख़त्म हो गया। अब हम केवल न्यूमेरिकल करेंगे अगली बार से, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल ऑफ डिफरेंट टाइप हम लेके चल सकें, कि मोशन इन वन डायमेंशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम कुछ लेसन और लेंगे इस टॉपिक से। तो उन लेसन्स को समझिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। और मैंने शुरू में कहा था कि नीट के लिए, जेई के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा वेटेज वाला टॉपिक है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। वैसे तो नीट और जेई के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई भी टॉपिक जो है ये बेकार है, ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता। सब के लिए, यानी किसी भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हमको सबको तैयार करना है, डीपली तैयार करना है, उसके हर छोटी छोटी बातों को हमको समझना है। और इसीलिए एक एक टॉपिक में एक से ज़्यादा लेसन मेरे होंगे ताकि आप डीपली उस टॉपिक को समझ सकें, ये मेरी कोशिश होगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।